अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने एरेज करे थे, 2 डायमेंशन एरेज करे थे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरे लिस्ट का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे इज दैट इट्स साइज इज फिक्स्ड ड्यूरिंग क्रिएशन, द साइज कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। बताने का मकसद क्या है कि हमने जब एरे को एक मर्तबा बना लिया था और यहाँ पर हमने अगर एक मर्तबा इसका कोई साइज दे दिया 4/2, तो इसका साइज हम बढ़ा नहीं सकते। एक मर्तबा जब हमने बना लिया तो हम इसका साइज अब इंक्रीज नहीं कर सकते। सही है। लेकिन अगर हमें ऐसा करना हो, टू रिजॉल्व दिस इशू it is required to have a construct to which memory can be allocated based on requirement. Also, addition and deletion of value can be performed easily. Java provides the concept of collection to address this problem. देखो बेटा, होता ये है कि हमारे पास जब एरे था तो एरे के अंदर एरे हमारे पास कोई डायनेमिक नहीं थे, स्टैटिक एरे थे। जो बन गया, जो क्रिएट हो गया, ना उसके अंदर से कोई चीज डिलीट हो सकती है, ना बनने के बाद कोई चीज चेंज हो सकती है। तो उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इसीलिए इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जावा एक कलेक्शन एपीआई लेकर आया। सही है। कलेक्शन हमारे पास एक एपीआई है जिसके अंदर ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत ये गिन के जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का वो एक सिंगल यूनिट है। समझ ले, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल यूनिट। अब यहां पर कलेक्शन का मतलब क्या है कि कलेक्शन हमारे पास एक ऐसा पैकेज है। असल में कलेक्शन क्या है, हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेज हैं, और वो सारी की सारी क्लासेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, एरे से रिलेटेड है। हर क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस बने हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हम डेटा को एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, कहीं अपडेट करवा सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ उनके अंदर, हर क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं, कुछ इंटरफेसेस हैं जिसके अंदर तमाम का तमाम सिनेरियो बना हुआ है। अब असल में क्या बोले, द कोर कलेक्शन इंटरफेस दैट इनकैप्सुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन आर शोइंग। अब यहां पर क्या बात करें, असल में कलेक्शन क्या है, आपके पास एक इंटरफेस है। मैं गूगल में जाता हूं, यहां पर जाता हूं और यहां लिखता हूं कलेक्शन। कलेक्शन इन जावा। अच्छा जनाब, अगर मैं इस इमेज को देखता हूं, इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास जो जो चीजें ऑरेंज कलर से हैं वो इंटरफेस कहला रही हैं, और जो चीज ब्लू कलर से है वो क्लास कहलाती है। इंटरफेस, इंटरफेस हमने पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा। देखो बेटा, इंटरफेस क्या होता है, जिस तरह हम क्लास बनाते हैं ना, इसी तरह हम क्रिएट में जाकर जावा इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जब हम इंटरफेस बनाते हैं, कोई भी इसका नाम रखकर फिनिश करते हैं, तो क्लास की जगह पे बस इंटरफेस बन जाता है, और इंटरफेस के अंदर जस्ट हम डिक्लेयर करते हैं मेथड को, पब्लिक वॉइड ऐड। सही है। मैं अगर इसकी बॉडी बनाऊंगा तो यहाँ पर ये एरर देगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जस्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ, और इसको फिर इनहेरिटेंस के वक्त इनहेरिट करवाते हैं किसी दूसरी क्लास में। सही है। तो पैरामीटर तो दे सकते हो ना, वो तो हम इसकी बॉडी बना सकते हैं कि भाई हमें इंटीजर नम ऐसा फंक्शन हो, एक पैरामीटर तो दे सकते हैं। अब इस इंटरफेस को हम इस क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, इनहेरिट करवा सकते हैं, या इम्प्लीमेंट
इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट करवाते हैं, याद रखना, इंप्लीमेंट न्यू इंटरफेस। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करवा दिया तो अब लाजमी है कि इस इंटरफेस के अंदर जो मेथड हमने डिक्लेयर करा है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करें। तो जैसे ही मैं क्लिक करके इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखो इसने हमें यहाँ पर वही वाला मेथड को ओवरराइड कर दिया है, और यहाँ पर अब हम कुछ भी कोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है कि इंटरफेस के अंदर जब हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं और जब हम इसको कहीं इंप्लीमेंट करेंगे दूसरी क्लास के साथ, तो उधर लाजमी होता है कि हमें इस क्लास की चीज़ों को यूज़ करना होता है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि भाई हम इससे वो चीज़ भूल नहीं सकते कि भाई इस क्लास के अंदर मैंने अगर 4 फंक्शन लाजमी यूज़ करने हैं तो वो जब तक हमें एरर देता रहेगा जब तक मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा लूंगा। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे किसकी? एरे लिस्ट के अंदर कलेक्शन। ये मैं बात कर अब आप लोगों के दिमाग में चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी ऑरेंज कलर के है वो इंटरफेस है। लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस, आइट्रेबल इंटरफेस, डीक्यू इंटरफेस एंड सॉर्टेड इंटरफेस, सॉर्टेड सेट इंटरफेस। और जो ब्लू है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, पीरियोडिक क्यू, एरे डीक्यू, ये तमाम की तमाम क्या है आपके पास? क्लासेस है। हर एरो का निशान का मतलब क्या है कि ये पेरेंट है इन चारों के, ये तीनों के पेरेंट कलेक्शन है, कलेक्शन का पेरेंट आइट्रेबल है। सही है? हर क्लास, हर इंटरफेस एक दूसरे से इनहेरिट होता जा रहा है। सही है बेटा? अब हम करते क्या है, हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अभी एरे लिस्ट। सही है? एरे लिस्ट, क्योंकि एरे का टॉपिक चल रहा है तो हम एरे लिस्ट पढ़ते हैं। एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये किससे एक्सटेंड कर रहा है? लिस्ट से। जो लिस्ट क्या है? एक इंटरफेस है। लिस्ट किसके एक्सटेंड हो रही है? कलेक्शन। और कलेक्शन किससे एक्सटेंड हो रहा है? आइट्रेबल से। यानी एरे लिस्ट वो तमाम के तमाम फंक्शन यूज कर सकती है जो लिस्ट में बने हुए होंगे, कलेक्शन में बने हुए होंगे, आइट्रेबल में बने हुए होंगे, और अगर इसका भी कोई पेरेंट हुआ तो उसके भी यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट। और जो एरे लिस्ट के अंदर अपने फंक्शन होंगे वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना बात को? क्योंकि तमाम पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है ना एरे लिस्ट। तो अब हम काम करते हैं, अपने यहां पर आते हैं और वो यही चीज बता रहे हैं कि कलेक्शन के अंदर सेट, लिस्ट, क्यू है, सेट के अंदर सॉर्टेड सेट, और इस तरह का ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा चार्ट दिखा दिया है। अब इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं एरे के अंदर। ऐड का, ऐड ऑल का, क्लियर का, क्लोन का। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। कंटेन का चेक करते हैं कि भाई ये अल्फाबेट मौजूद है या नहीं है। ठीक है? इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिमूव। हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर एक चीज लिखी हुई है, टू ट्रेवर्स एन एरे लिस्ट वन कैन यूज ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस: अ फॉर लूप, एन एनहेंस फॉर लूप, आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर। ये 4 तरीके, अगर मैंने किसी एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू सेव करवाई है तो इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके से भी मैं, इन चारों में से किसी भी तरीके को फॉलो करके मैं उसकी वैल्यू को फैच करवा सकता हूं। ठीक है? अब आ जाते हैं हम, ये 3 मेथड है। अगर हम आइट्रेटर इंटरफेस, हमारे पास आइट्रेटर एक इंटरफेस होता है, अगर उसकी मदद से हम एरे लिस्ट के अंदर से डेटा निकालेंगे तो इन 3 फंक्शन को यूज करते हुए निकालेंगे। नेक्स्ट, हैश नेक्स्ट और रिमूव की मदद से हम कोई रिमूव कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले जो है हम आते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां पर। अच्छा जनाब, तो हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए एरे लिस्ट के नाम से। तो मैं एक एरे लिस्ट के नाम से एक क्लास बनाता हूं। एरे लिस्ट के नाम से मैंने क्लास बना ली। ये मैंने खुद एक क्लास बनाई है, एरे लिस्ट। देखिए लिस्ट के बाद एस बना हुआ है, ये वो नहीं है एरे लिस्ट जो हमने, मैंने आपको ये बताई। ये वाली एरे लिस्ट नहीं है, देखो इसमें एस नहीं है। सही है? कीवर्ड सेम नहीं है। कीवर्ड सेम होगा तो वो एरर दे देगा। मिसाल के तौर पर यहां से एस हटा देता हूं तो, अच्छा अभी भी मसला बताऊं क्या है? इसने एक्सेप्ट कर लिया। वजह बताऊं क्या है? क्योंकि हमने कहीं इंपोर्ट वगैरह नहीं कराया हुआ। लेकिन बेहतर यही है कि मैं इसको डिफरेंट रखता हूं ताकि उसमें और उसमें पहचान रहे। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं।
और इसके बाद हम एक एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये एरे क्लास कौन सी है? जो कि हमारे पास बिल्ट इन है। अब ये एरर लिस्ट में एरर क्यों नहीं आया? देखो एरर आ गया। मैंने सेव करा, जैसे ही उसने एरर दे दिया। मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊंगा तो ये बोला इंपोर्ट करो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। मैंने इस पैकेज को इंपोर्ट करवा दिया, यानी कि इस पैकेज के अंदर ये वाली क्लास पड़ी है हमारी, और इसका नाम ने क्या रख दिया? मार्क्स। इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैं इस पे जाता हूं, मैंने कंट्रोल दबाया और जा एरर लिस्ट पे क्लिक करा, तो एरर लिस्ट किससे एक्सटेंड हो रही है? लिस्ट से हो रही है, लिस्ट इंटरफेस से। लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूं, कलेक्शन से हो रहा है लिस्ट। कलेक्शन पे क्लिक करता हूं, आई ट्रेबल से हो रहा है। और आई ट्रेबल पे क्लिक करता हूं तो आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट से हो रहा है। और ऑब्जेक्ट हमारी सबसे बेस क्लास होती है जावा की, सबसे पहली क्लास जो होती है। क्लियर? यानी कि ये जो मैंने आपको बताई थी ना, तो आई ट्रेबल से ऊपर भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास बेस क्लास होती है। क्लियर है? तो असल में देखो ये क्लासेस बनी हुई है। अगर ये तमाम क्लासेस नहीं होती तो हमें इन तमाम क्लासेस का काम भी खुद ही करना पड़ता। अब देखो ये फंक्शन कलेक्शन के अंदर है, ऐड का, रिमूव का, कंटेन ऑल का, जो कि लिस्ट ने यहाँ पर मजीद इनको यूज करा हुआ है। और लिस्ट के अंदर फिर एरे लिस्ट ने इनको यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। देख रहे हैं डिफाइन करा हुआ है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? जो लिस्ट ने, मैंने बताया था इंटरफेस, ये लिस्ट इंटरफेस है ना, इंटरफेस के अंदर जस्ट डिक्लेयर करे हुए दिखे ना। और इन डिक्लेरेशन को एरे लिस्ट ने सब इंप्लीमेंट करा हुआ है। देख लो ना, इंप्लीमेंट करा हुआ है। अब इसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं कि हमें किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है। अगर आपको उन पिछली क्लासेस का ना भी पता तब भी काम तो हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए ताकि आपका पूरा हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब यहां पर क्या करवा रहे हैं हम? मार्क्स के अंदर वैल्यू हमने क्या करवाना है? मार्क्स के अंदर ऐड करवानी है वैल्यू। अच्छा, ये यहां चीज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज तो कर सकते हैं, इंस्टेंशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की चीजों को यूज करना है तो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर हमें उसको यूज करना होगा। तो इसलिए यहां पर आपकी बुक में भी यहां पर एक फंक्शन बनाया हुआ है स्टोर मार्क्स के नाम से। और स्टोर मार्क्स के अंदर इन्होंने क्या करा है? सबसे पहले मार्क्स डॉट 67, 50, 45 एंड 75, चार वैल्यूज ऐड करवा दी। उसके बाद डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू। और फंक्शन बना दिया इसके लिए। सही है। अब डिस्प्ले मार्क्स, सबसे पहले तो एक इन्होंने लाइन प्रिंट करवा दी, मार्क्स आर, सही है। अब हमारे पास हम फॉर लूप की मदद से भी देख सकते हैं, फॉर एनहेंस लूप की मदद से भी देख सकते हैं। यहां पर कौन सा तरीके का यूज कर रहे हैं? पहले फॉर लूप की मदद से देख रहे हैं। आइटरेटिंग, आइटरेटिंग का मतलब क्या होता है? रिट्रीव करवाना वैल्यू को। लिख दिया कि आइटरेटिंग एरे लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। और यहां पर वही सिनेरियो यूज करा है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। क्या करा है? मार्क्स का। अच्छा, यहां पर साइज यूज होता है। जब मैंने यहां पर काम करवाया था आपको, तो मैंने यहां पर आपको बोला था कि आप, हाँ मैंने आपको बोला था कि आपने, वो मेरे ख्याल से मैंने मिटा दिया था, तो मैंने आपको बोला था कि वहां पर आपने यूज क्या करना है? लेंथ यूज करना है। लेकिन क्योंकि
हम यहाँ पर क्लास की तरह, क्लास और ऑब्जेक्ट की शक्ल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी इसका साइज कहलाएगा, अब इसका साइज कितना, 1 2 3 4, 4 साइज कहलाएगा। सही है। तो ये लूप भी जब तक के आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाएगी, 4 से यानी कि कम नहीं रहेगी, 4 साइज तो हो जाएगा, लेकिन 0 1 2 3 लेस देन 4 चले। तो जब तक कि आई की वैल्यू 3 रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा, जैसी 4 होगी इससे बाहर हो जाएगा। और उस इस मार्क से अंदर से वैल्यू निकालने के लिए हम गेट का फंक्शन यूज करते हैं, और गेट के अंदर फिर हम उस इंडेक्स की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना, कि मार्क्स डॉट गेट, गेट कर लो, निकाल लो कौन सी वैल्यू को जो के 0 पर हो, कौन सी फिर जो 1 पर हो, जो 2 पर हो। और मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक सॉरी एक, हाँ दरअसल मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ ना, इधर करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो हमने इस क्लास का नाम रखा है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका, इसको ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ठीक है। और सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन चलाऊंगा, पहले तो स्टोर करूंगा ना मार्क्स को, स्टोर मार्क्स, और उसके बाद डिस्प्ले मार्क्स। तो हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज आ गई। सही है। अब दूसरा वे भी हम देख लेते हैं वैल्यू देखने का, फैच करने का। तो दूसरा तरीकेकार है हमारे पास, हम यहाँ पर एक लाइन इन्होंने खींच दी है ताकि यहाँ से हमारे पास सेपरेट हो जाए थोड़ा सा। और दूसरा तरीकेकार है हमारे पास आई ट्रेबल के थ्रू। तो आई ट्रेटर हमारे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस, देखो मैंने पहले इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, यूटिल डॉट आई ट्रेबल। अच्छा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होता, हमने जस्ट उसको एज अ जिस तरह वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करते, इंटीजर नम, इसी तरह आइट्रेटर आई मार्क। आइट्रेबल में मैं जाता हूं तो यहाँ पर देखो वो तीन वो फंक्शन बने हुए जो मैंने आपको बताया आइट्रेटर के अंदर यूज होते हैं, हैश नेक्स्ट, रिमूव और नेक्स्ट। सही है। ये फंक्शंस अब हम यूज करेंगे यहाँ पर। मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास मार्क्स ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाइए, अब ये क्या आइट्रेटर का, अब ये कहाँ आ गया हमारे पास, लेकर एरे लिस्ट के अंदर लेकर आ गया। अब एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है ना ये, क्योंकि मार्क्स डॉट आइट्रेटर, मार्क्स किसका ऑब्जेक्ट है, एरे लिस्ट का। तो एरे लिस्ट के अंदर के एक फंक्शन को हमने कॉल करा है ना, यानी कि आइट्रेटर हमारे पास करता क्या है, ये करता क्या है, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज हमने इसके अंदर असाइन कराई हुई है, इसको काउंट करके आई मार्क्स में असाइन करवा देगा। सही है। यानी कि बारी बारी चेक करवाते हैं। अब हम कंडीशन बनाएंगे नीचे। अच्छा जनाब, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो बेटा, ये तो एक तरीकेकार था, ऊपर वाला अलग था, ये दूसरा वे है। आइट्रेटिंग एरे लिस्ट यूजिंग आइट्रेटर। अब क्या हो रहा है, वाइल आर मार्क्स डॉट हैश नेक्स्ट, हैश नेक्स्ट वाला फंक्शन करता क्या है, जो हैश नेक्स्ट वाला फंक्शन है, अगर मैं इसकी जावा डॉक पे क्लिक करूं तो हैश नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिटर्न ट्रू if the iteration has more elements, in other words return true if next would return an element rather than throwing an exception। समझ में आई बात।
यानी कि ये हमें ये बोलना चाह रहा है हैश नेक्स्ट वाला फंक्शन, हैश नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि ये रिटर्न ट्रू करेगा। कब ट्रू करेगा? अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी जो प्रिंट करने के काबिल हो। पहली मर्तबा चलेगा इसके अंदर जीरो इंडेक्स से जो वैल्यू आई हुई होगी वो वाली वैल्यू होगी। सही है, तो ये चेक करवाते हैं कि क्या कोई नेक्स्ट वैल्यू है, और नेक्स्ट वाला फंक्शन प्रिंट करवा देता है जो वैल्यू होती है। सही है, मैं इसको एक मर्तबा चलाता हूं, दोबारा वही आउटपुट आ गया। ये लूप की मदद से आया था या इटरेटर की मदद से आया। हैश नेक्स्ट दोबारा सुन लो एक मर्तबा। हैश नेक्स्ट ये बोलता है कि क्या आई मार्क्स के अंदर जो साइज आया है उसके अंदर कोई नेक्स्ट एलिमेंट है, तो पहला तो एलिमेंट होगा ना 0, तो वाइल ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे आकर आई मार्क्स के अंदर जो पहली वैल्यू थी उसको इसने प्रिंट करवा दिया। दोबारा आया, दोबारा वैल्यू थी, दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट करवा दी। हैश नेक्स्ट ट्रू करवाकर लूप को चला रहा है और नेक्स्ट उसको प्रिंट करवा रहा है। बिल्कुल गेट का काम कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि हाँ जो नेक्स्ट वाली वैल्यू ऊपर से सही होकर आई है वही प्रिंट करवानी है। सही है, इसके बिल्ट इन फंक्शन है, ये मैंने खुद नहीं बनाया भाई, ये जावा वालों ने खुद बना कर दिए उन्होंने। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं और हमारे पास एक और तरीकेकार है। एक और फंक्शन है सॉर्ट का। कलेक्शन हमारे पास क्या है? कलेक्शन एक इंटरफेस है ना, ऐसे ही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। कलेक्शन के अंदर एक फंक्शन है सॉर्ट का। ये देखो, मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कलेक्शन के अंदर ले गया। कलेक्शन के अंदर एक फंक्शन है ये सॉर्ट का। सही है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या करता क्या है, ये सॉर्टिंग कर देता है हमारी वैल्यू को। अब देखो इसकी जावा डॉक नहीं बनी हुई, तो मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, जावा डॉक दिखता हूँ, हाँ बनी हुई इसकी। सॉर्ट दी स्पेसिफिक लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 1 to 10 या 10 to 1? सही, तो उसी लिस्ट को ये असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ गया। 45, 50, 67, 75, किसको? उन्हीं मार्क्स की लिस्ट को। तो ये हमारे पास एरे लिस्ट के कुछ फंक्शन है जिसको हमने यूज करा है। ठीक है, और इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू, जितनी चाहे वैल्यू बीच में हम ऐड करवा सकते हैं ऐड के फंक्शन की मदद से। ये जो हमने ऐड का फंक्शन यूज करा है, जितनी चाहे वैल्यू ऐड करवाते रहे, कोई साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सही है, अच्छा जनाब, जिस तरह हमारे पास एक एरे लिस्ट की क्लास है, मैंने आपको स्टार्ट में जब डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग भी हमारे पास एक क्या है, एक क्लास है, बताया था ना मैंने। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, असल में कैरेक्टर का एरे होता है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग कहला रहा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सही है, तो जावा वाले ने क्या करा भाई, इसकी एक क्लास बना दी जिसको हम क्या कहते हैं, अब हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं, ये इक्वलेंट टू दिस है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मेरी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर भी एक मसला ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग एक मर्तबा असाइन करवा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते फिर, ऐसा ही है। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रिंग की कुछ क्लासेस बनाई हैं। अब यहां पर देखो, इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइकली टू चेंज लेटर वन कैन यूज द स्ट्रिंग क्लास
Thus, a string class can be used for the following reason. String is immutable and so it can be safely shared between multiple threads. Immutable का मतलब क्या होता है? चेंजेबल है. सही है कि स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग क्लास की मदद से कोई काम करते हो तो बाद में उसको आप चेंज कर सकते हैं. अच्छा, खाली स्ट्रिंग वेरिएबल वाला इम्यूटेबल है जो वो है, लेकिन जो स्ट्रिंग क्लास की मदद से आप करोगे ना वो चेंज हो सकता है. हाँ. The thread will only read them, which is normally a thread safe option. If the string is likely to change later and it will be shared between multiple threads, one can use the string buffer class. The use of string buffer class ensure that the string is update correctable. अच्छा, अब ये string buffer class और string builder class दो क्लासेस हैं जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं और उसकी कुछ फंक्शंस हैं, लेंथ का, चार एट का, कॉनकैट का. अच्छा, यानी कि यहां पर हमें क्या पता चला इससे कि स्ट्रिंग क्लास की मदद से भी अगर हम यूज करें तब भी चेंज नहीं कर पाएंगे. इसके लिए इन्होंने अलग अलग क्लासेस बना दी, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर. ऐसा ही है, ये चीज है. अच्छा, अब ये रिप्लेस, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इसके कुछ फंक्शन है. ये कौन सी क्लास के फंक्शन है? ये जस्ट स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन है. सही. हम जाते हैं यहाँ पर और एक न्यू जावा की क्लास बना लेते हैं स्ट्रिंग से नाम से. यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स असाइन करवा दिए से. अब देखें यहाँ पर गौर से कि क्या हो रहा है. अच्छा जनाब, अब ये str जो है, स्ट्रिंग को असाइन करने के दो तरीके. मैं इस तरह भी असाइन कर सकता हूँ और मैं स्ट्रिंग को असाइन इस तरह भी कर सकता हूँ. वो फिर इसको एज ऑब्जेक्ट बना, इस तरह भी ऑब्जेक्ट ही बना रहा है. दोनों तरीके एक ही हैं. सही है, इससे भी ये एज ऑब्जेक्ट ही बन रहा है. लेकिन जावा ने इसको ये चीज अलाउ कर दी कि हम इसको डायरेक्टली भी असाइनमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा था इसलिए. अच्छा जनाब, अब यहां पर देखो str.length, चार एट, कॉनकैट. अब इसको मैं चलाता हूँ. अब अच्छा, अब हमने मेन फंक्शन तो बनाया नहीं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिस्प्ले स्ट्रिंग कर देते हैं. सही है, स्ट्रिंग क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया. अब देखें, हेलो वर्ल्ड की लेंथ कितनी है? 5 ही. 1 2 3 4 5, 5 आ गया. चार एट, दूसरे नंबर पर क्या है? करेक्टर एट 2, तो 0 1 2 दूसरे पर एल है. सही है, क्योंकि ये चार एट जो है ना इंडेक्स के हिसाब से बता रहा होता है. कॉनकैट करता क्या है? कॉनकैटिनेशन कर देता है, मिला देता है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया साथ में. कंपेयर क्या करता है? कंपैरिजन करवाता है. -15 आ रहा है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि एच पहले आता है या डब्ल्यू पहले आता है? हाँ, एच पहले आता है ना, तो इस वजह से इसने माइनस में दी क्योंकि पहला अल्फाबेट छोटा है दूसरे से. अगर पहले डब्ल्यू होता बाद में एच होता तो फिर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू देता हमें. कंपैरिजन का तरीकेकार ये होता है इसके अंदर. अच्छा, इंडेक्स ऑफ
ओ का इंडेक्स कौन सा बन रहा है? 4, 0 1 2 3 4, सही है। लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, अगर एक नाम के दो हमारे पास क्या है, दो अल्फाबेट एक जैसे है, तो इस तरह बता दिए लास्ट वाले पे 3 है, 0 1 2 3, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये हम बोल रहे हैं कि भाई जितने भी स्ट्रिंग के अंदर ई है उनको ए से रिप्लेस कर दो, तो हेलो का ई को उसने ए बना दिया। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ आगे, सब स्ट्रिंग 2 और 5। अब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर कहा हुआ है अच्छा, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है 2 से 5 तक के दरमियान की चीजों को शो करवा दो। 0 1 2 3 4, तो 5 तो है ही नहीं इसमें, तो उसने तीनों को शो करवा दिया, एल एल ओ को। सही है। और 2 स्ट्रिंग क्या करता है? इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर टू स्ट्रिंग इज 5। ये 2 स्ट्रिंग वाला क्या कर रहा है? इसकी लेंथ को दिखा रहा है str। अच्छा, ये अलग फंक्शन हमने बनाया हुआ है, दरअसल ये इसका काम कर रहा है। जो 5 है ना, ये जो इंटीजर 5 है, इसको अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम ट्रू स्ट्रिंग बनाएंगे, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 5 को मैं 5 + 5 करूंगा तो वो 55 लिखा हुआ आएगा, 10 लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर टू स्ट्रिंग के फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, हमने एक स्ट्रिंग बनाया str1 = हेलो, सही है, और हमने यहाँ पर str1 प्रिंट करवा दिया। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, यहाँ पर हमने पहले एक स्पेस लगाई हुई है और यहाँ पर भी एक स्पेस लगाई हुई है। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कोई यूजर अपना नाम लिखे और उसके आगे पीछे गलती से स्पेस आ जाए तो वो ट्रिम हो जाए। तो देखें यहाँ पर हमने इसके साथ ट्रिम का फंक्शन लगाया, तो यहाँ पर जो स्पेस आ रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका। ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है और ट्रिम का फंक्शन अक्सर लगाते भी हम लोग, क्योंकि जब डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं ना, और किसी ने यूजर नेम वगैरह या पासवर्ड बनाते हुए आगे पीछे कहीं स्पेस दे दिया, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की क्लास है। अच्छा हाँ, अब ये स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है? चेंजेबल। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर है, अब इसके कुछ फंक्शन है, अपेंड का, इंसर्ट का, डिलीट, रिवर्स। अब यहां पर ही देख लो, इसको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बनाइए और इसका एक वैल्यू असाइन करवा दी, स्ट्रिंग बिल्डर str न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर जावा लिख दिया। सही है। अब डिस्प्ले के अंदर इसके कुछ फंक्शन, अपेंड का मतलब क्या है कि इसके साथ जोड़ दो, जिस तरह कॉन्केटिनेशन का फंक्शन यूज होता है ना, इसी तरह अपेंड का फंक्शन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर यूज होता है। तो पहला आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है? जावा 7। सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने बोला इंसर्ट 5, यानी कि 5वें इंडेक्स के ऊपर आप जो है ना ऐसी ऐड कर दो। तो देखो 0 1 2 3 4, 5वीं पे ऐसी आ गया। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा स्पेस काउंट। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? डिलीट 4 से 7, तो 4 से 7 के दरमियान का जो भी था वो डिलीट हो गया, ऐसे दोबारा से डिलीट हो गया। सही है। फिर क्या बोला? रिवर्स कर दो। तो ये जो जावा था इसको क्या बोल रहा है वो? रिवर्स कर दो, तो ये उल्टा लिखा हुआ आ गया। सही है। तो असल में जो म्यूटेबल वाला काम है ना वो यहां पर हो रहा है इंसर्ट और डिलीट की वजह से। सही है।
ये काम इसको म्यूटेबल कहला रहा है कि हम इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, चेंजेबल है वैल्यू। अब स्ट्रिंग एरे, sometimes there is a need to store a collection of strings. String array can be created in Java in the same manner as array of primitive data type. यानी कि वही बात कर रहा है कि भाई अगर आपको बहुत सारे लोगों के नाम सेव करवाने हो एरे के अंदर, असल में स्ट्रिंग तो खुद भी कैरेक्टर का एरे ही है असल में, तो है ना। और इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का भी एरे बनाना हो तो फिर वो किस तरीके से बनाएंगे, तो बनाने का तरीकेकार तो सेम ही है बेटा। स्ट्रिंग बनाया वही तरीकेकार है, न्यू स्ट्रिंग, इसके आगे 5 लिख दिया और 5 वैल्यू सेव करवा दी इसके अंदर, कोई भी 5 वैल्यू सेव करवा दी। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल बना दिए, लेकिन काम यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास का नाम क्या है, EMP ID। EMP ID के अंदर 5 वैल्यू सेव करवानी है, यानी कि पहली वैल्यू आएगी 0 पे, दूसरी 1 पे, तीसरी 2 पे, 3 और 4 तक जाएगा इंडेक्स। क्लियर। यहां पर आकर इन्होंने क्या करा, एक लूप बनाया। अब यहां पर इस चीज को समझो जरा। फॉर इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1, यहां पर अब निगाहें रखना, काउंट की वैल्यू क्या साइन करिए 1। काउंट की वैल्यू कब तक चले, लेस देन, जब तक जो आपने एम्प्लॉय आईडी को लेंथ दी है, लेंथ हमने क्या दी है 5 दी है, तो 5 से कम चलेगा 4 तक जाएगा, सही है। और अब यहां पर क्या हो रहा है, EMP ID काउंट, यानी कि पहले पे क्या सेव हो जाए, पहले तो E00 स्ट्रिंग लिखा हुआ है और प्लस के बाद काउंट की जो वैल्यू, तो E001 1 पे असाइन हो जाएगा, फिर +1 होगा, 1 2 हो जाएगा, 2 वाली वैल्यू आएगी, E002 आ जाएगा और वो दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर 3 और 4, यानी कि 4 वैल्यू सेव होंगी। और यहां पर फिर फॉर लूप की मदद से उसे प्रिंट करवा दिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इंटीजर काउंट 1, काउंट लेस देन EMP ID डॉट लेंथ, और बस यहां पर अब उसको प्रिंट करवा देना है वेरिएबल को, सही है। तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज प्रिंट हो गई। कोई मुश्किल, ये लो, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। यार ये तो असाइन कर रहे हैं ना, लूप की मदद से असाइन करो, लूप की मदद से प्रिंट करवा दिया इन्होंने, अलग अलग वैल्यू असाइन नहीं करवाई। सर लूप के अंदर ही असाइन हो रहा है। हाँ ना, यही तो यहाँ पर तो असाइन हो रहा है। जिस तरह हम लूप से प्रिंट करवा सकते हैं उसी तरह हम लूप से असाइन भी तो करवा सकते हैं। क्या असाइन में क्या मसला आ रहा है, अभी तो समझाया मैंने। आईडी काउंट इज इक्वल टू ये जो हुआ है, हाँ मुझे भी ये समझ ये जी सर। काउंट की वैल्यू क्या है अभी, तो 1 दी है ना, 1 दी है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, एरे वेरिएबल है, एरे है ना ये, मैंने बनाया। तो इसके 1 पर जो सेव होना है वो उसके अंदर असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये असाइन हो जाएगा 1 पे। उसके बाद लूप का मैंने क्या बताया, लूप यूं चलता है ना, यूं 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 चलेगा ना लूप, तो फिर इंक्रीमेंट होगा। काउंट की वैल्यू क्या थी 1, 1 से हो जाएगी काउंट की वैल्यू 2, सही है ना। फिर यहां पर आएगा काउंट की वैल्यू 2 है, लेंथ हमारे पास क्या थी 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, हाँ नहीं आ रहा समझ में, हाँ तो मर्जी है ना, 0 से चलाओ या 1 से चलाओ। उन्हें 4 वैल्यू चला दी तो 0 से चला, 1 से चला दिया, 5 वैल्यू प्रिंट करा दी तो 0 से चलाए थे। कंडीशन तो हमारे हाथ में ना, इसको तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी मर्तबा क्या करेगा, यहाँ पर जब +1 हो जाएगा तो 2 दूसरे इंडेक्स में सेव करेगा, EMP इंडेक्स की वैल्यू 2 और उसके अंदर वो असाइन करवा देगा वैल्यू E002। तो बैकएंड में EMP ID के अंदर इनडायरेक्टली वैल्यू जाकर असाइन हो रही होंगी। 4 वैल्यू जब असाइन हो जाएंगी तो प्रिंट करवाने के लिए वही तरीकेकार है, प्रिंट एरे का फंक्शन बनाया, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट कब तक चले, जो कि एम्प्लॉय आईडी की लेंथ हो, तो लेंथ पे हमने 4 वैल्यू सेव करवाई है ना,
जो हमने यहाँ पर लेंथ रखी हुई है, ये लेंथ तो 5 रखी है ना। हाँ, इनिशियलाइज 1 से करें तो 4 वैल्यू प्रिंट होंगी, चलेगा तो 4 तक ही चलेगा ना, 1 से 4 तक चला दिया हमने यहाँ पर। तो वही ईएमपी आईडी के 1 पे जो रखा है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, जब इधर 1 को 2 कर देंगे तो दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 3 कर देंगे तो तीसरी वैल्यू, और 4 कर देंगे तो चौथी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पर काम हो रहा है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका, क्रिएट एरे वाला फंक्शन चला और प्रिंट एरे वाला फंक्शन चलाया। दोबारा देखो, कोई मसला यहाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर होगा? या असाइनमेंट हो रही है यहाँ से? असाइनमेंट हो रही है। असाइनमेंट का मतलब तो पता है ना? हाँ हमदा, क्लियर हो गया? नहीं हुआ अभी लगता है। हाँ हो गया, वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर ऊपर आपने ऊपर ही क्यों नहीं प्रिंट करवा दिया? ये ऊपर भी इंक्रीमेंट करके वो तो वैल्यू है। अब मैं कैसी एग्जांपल दूं? ऐसी जबरदस्त एग्जांपल आ रही है ना मेरे दिमाग में, मैं मैं बोल नहीं सकता, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। यार मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें कोई चीज पकड़ाएंगे तभी तो तुम किसी और को जाकर दोगे ना। हाँ, जब तक यहाँ पर तुम्हें टीसीएस वाले बंदे को चीज नहीं देंगे भाई कि भाई ये तुम्हें 4 वैल्यू दे दी, ये तुम जाकर तुम्हें किसी और को देनी है। तो यहां से हमने 4 मरतबा उसको 4 वैल्यू दे दी, और यहां पर वो उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये 4 वैल्यू मेरे पास है, ये आप ले लो। यहां पर जब तक कि उसको असाइन नहीं करवाएंगे, 4 वैल्यू देंगे नहीं, तो वो 4 वैल्यू प्रिंट कैसे करवाएगा? इससे पहले हम बच्चों वाले तरीके से करते थे कि EMP1 EMP ID, इसके अंदर हम खुद ही 1 लिख दे रहे थे, इजिकल्स टू E001। इससे पहले हम ये काम कर रहे थे बच्चों वाला। तुम लोग को ना, तुम लोग के लेवल के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। अपना थोड़ा लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। तुम लोग बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये असल में ये बात हो रही है। एक फंक्शन उन्होंने कौन सा बनाया हुआ है? क्रिएट एरे के नाम से फंक्शन बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर ये हो रहा है EMP ID की 1 पे ये सेव हो जाए, E001। EMP ID के 2 पे क्या सेव हो जाए, E002। आ रही बात समझ में? EMP ID 3 के यहां पर क्या सेव हो रहा है, E003। अब आ रहा है समझ में? कि अब भी नहीं आ रहा? नहीं नहीं, अब तुम लोग पूरा सुनोगे। वो ऑटो जनरेट कर रहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ और फारसी बोल रहा था ना सो। यहां पर हमने एक और फंक्शन बना दिया, जो उसको आज से पहले हम यही काम कर रहे थे, सिर्फ वो एक एक करके प्रिंट करवा वो एक एक करके प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ अगर बुक में थोड़ी एडवांस एग्जाम्पल थी तो मैंने बोला चलो सीधे समझा रहे तो अब तो इतना कर लिए। लेकिन आप लोग तो वहीं के वहीं खड़े हो भाई, आप लोगों ने थोड़ी ना आगे बढ़ना है। आप लोग तो बोल रहे हो भाई कि हमारा लेवल वही है अभी जो स्टार्ट में था। आ रही बात समझ में? यस सर। और उसके बाद क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिए, ये दोनों फंक्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर। ऐसे ही आ रहा है। अब ये चीज हम ये बोले, हम 4 मरतबा क्यों असाइन कर रहे हैं? हम ये चीज लूप की मदद से नहीं बना सकते क्या? इन्होंने यहां पर क्या करा है, ये बोलने के इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1 जब तक के काउंट की वैल्यू लेस देन किससे कम है,
empid डॉट लेंथ से कम है तो काउंट के अंदर साथ में आप प्लस प्लस भी करते रहना, लेकिन यहां पर जो वैल्यू सेव करनी वो करना जो काउंट की वैल्यू, जो काउंट के इंडेक्स वो वाली वैल्यू जाकर सेव करना, और यहां पर भी जो वो आए 1 2 3 4 वो आए जो आप काउंट के अंदर से असाइन करवा रहे हो। अब भी जब मैं चलाऊंगा इसको कोई आंसर आ रहा है, तो अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसके अंदर अगर 100 वैल्यू सेव करवानी है तो हमारे पास डायरेक्टली 100 करूंगा और मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। क्या अलग अलग असाइन करोगे सबको वैल्यूज? ये थोड़ा दिमाग से काम करो और लूप का हर तरीके से फायदा उठाओ। आ रही बात समझ में? प्रोडक्ट की सीरीज चलानी है भाई, मेरा प्रोडक्ट है जिसकी 1 2 3 सीरीज चलाकर मुझे प्रिंट निकलवाना है उसका, तो क्या इस तरह डायरेक्ट बनाओगे क्या? नहीं ना। तो ये तरीके कार इसका। अब आप अगर ये यही लॉजिक जीयूआई में लगाओ तो आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इससे, या इसी के अंदर ये पूरी फाइल आप जो है एक नोटपैड की फाइल में निकाल सकते हो, या डायरेक्टली इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। प्रिंट के फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो क्लियर हुआ ये? थोड़ा ना स्मार्ट, थोड़ा दिमाग को ना आगे चलाया करो। अच्छा, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होती है हमारे पास? जो भी मैं हमारा, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, मैं एक न्यू क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आ जाओ जरा, कमांड लाइन के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ, और ये बस प्रैक्टिकली देखो तो तुम लोगों को फौरन समझ में आ जाएगी क्या चीज़ बता रहा हूँ। हमारे पास हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन। जब से जावा पे हमने काम करना स्टार्ट करा, इसके आगे एक स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये असल में इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ से देते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद हमने जाना है रन में। सही है? तो रन में आने के बाद यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखा हुआ होता है। सही है? अब यहां पर बेटा क्या बना हुआ है? एक एरे बना हुआ है ना स्ट्रिंग का। जरूरी नहीं है इसका नाम ARGS हो, मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख सकता हूं। वो तो बाय डिफॉल्ट AGS लिखा हुआ होता है, ARGS लिखा हुआ होता है। आ रही बात समझ में? वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह नाम। अब मुझे इस आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू असाइन करवानी है, तो मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज में, और यहां पर आने के बाद रन में आता हूं, और यहां पर लिखता हूं अली। सही है? और अली लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूं ओके, साइन करवा दी वैल्यू। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARGS डॉट, नहीं ARGS के 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? एक मिनट रुको, शायद मुझे वो नहीं नहीं करा था हमने, सही है बिल्कुल। हम्म, चलो खैर ये बुक वाली एग्जांपल ही कर लेते हैं। आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है थोड़ा, तो इसी एग्जांपल पे हम रिलाय कर लेते हैं। देखो बेटा, ये हमें अब हम बोल रहे हैं इफ आर्गुमेंट डॉट लेंथ। अब वेरिएबल ये ना, अगर इजिकल टू 3 है तो ये वैल्यू प्रिंट करवा दो। मैंने भी यही करवाया था, लेकिन अच्छा एक मसला हो गया। अब समझ में आया वो प्रोग्राम क्यों नहीं चला था। दोबारा मैं उसी लाइन को बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। मैंने राइट क्लिक करा, रन फाइल करा, एरर आ रहा है। दरअसल मैंने कमांड लाइन पे काम कर दिया। जब कमांड लाइन पे मैंने काम कर दिया ना, तो लाजमी है कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से रन से चलना चाहिए। इसके लिए मैं जाऊंगा
अपने इस वाली फाइल को सेलेक्ट करूंगा एज अ मेन फाइल, सही है। और अब मैं यहां से चलाऊंगा तो अली प्रिंट हो गया, ठीक है। जहां से, क्योंकि कमांड लाइन हो गया ना, पूरा प्रोजेक्ट चलना चाहिए। अभी इससे तो सिर्फ मेरी फाइल चल रही है ना, फाइल तो ये प्रिंट नहीं करवाएगी क्योंकि कमांड लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो कमांड लाइन पे हमने लिखा हुआ ना, इस वजह से प्रोजेक्ट चलाना जरूरी है। मुझे इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, रन में जाऊंगा और स्पेस देने के बाद दूसरा नाम भी लिख दूंगा, ओके। और यहां पर जाऊंगा और प्लस स्पेस, और इसके बाद में फिर क्या लिखा आना चाहिए था बेटा? स्ट्रिंग का एरे बना हुआ है, कैरेक्टर का नहीं बना हुआ एरे, गौर से लिखो। अली जाहिद पूरा आ गया, ठीक है ना। अगर ये बना बना होता 4 का, बना होता तो फिर जो है तुम जो कह रहे हो ना वो चीज होती फिर। लेकिन इधर 4 का होता नहीं, क्यों? क्या ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है कोई ना कोई। सर वैसे इसके ना वैल्यूज है, मतलब कितने का है ये बनाओ। क्या मतलब कितने का एरे बना हुआ है? सर ARGS जो है इसकी length जितनी एरे की लेंथ होती है जितनी मर्जी बढ़ाते चलाते रहो उसको। हाँ डायनेमिक है ना, आप जितनी यहाँ पर वैल्यू लिखोगे ना, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जितनी वैल्यू आप असाइन करते रहोगे उतनी इसकी लेंथ बनती जाएगी। अली, बिलाल, उस्मान, फरहान, सही है। आपने लिख लिया। अभी हमने ये वाला प्रोग्राम चलाया था ना, अब इसकी मदद से, एरे की मदद से इसकी लेंथ को प्रिंट करवा दो। यार तो दोबारा आ जाओ ना, बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सही है। क्लियर है? अब 0 से चला दो भाई, सही है, बिल्कुल। सर ये मेन फंक्शन में सिर्फ एक ही बार मतलब सिर्फ वो वैल्यू क्या मतलब? ये हम्म, ये सिर्फ एक ही बार बन सकता है हर में। बिल्कुल। और ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए क्योंकि ये एक बिल्ट इन चीज है, सही है। अब आगे जो एग्जांपल दूंगी ना आपकी बुक में, वो कमांड लाइन के ऊपर ही हम पैरामीटर्स देकर यूज कर रहे होंगे।